हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम शाह बत्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है? बिनाइन यानी जो कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट और हाइपरप्लेजिया यानी कि बढ़ना। तो इसे सिंपल शब्दों में कहेंगे कि जिसमें प्रोस्टेट का नॉर्मल एनलार्जमेंट। अगर मैं पिछले वीडियो को एक एग्जांपल लूं तो प्रोस्टेट जैसा डिस्क्राइब किया था, एक नॉर्मल मेल पेशाब के रास्ते का ऑर्गन होता है जो कि वीर्य का लगभग 3/4 हिस्सा बताता है। यह 30 साल के बाद ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और लगभग 50 से 60 साल के बाद इतना बढ़ जाता है कि पेशाब के रास्ते को भींचने लगता है और पेशाब की रुकावट करने लगता है। इस प्रोसेस का नाम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है और ये जैसे कि किसी के बाल सफ़ेद होते हैं या शरीर में झुर्रियाँ आती हैं, नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। हम जानेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसका पहला साइन सिम्टम होता है पेशाब ठीक से ना उतरना, पेशाब बार बार लगना, पेशाब एक बारी में पूरा नहीं उतरना या रात को बहुत बार लगना, पेशाब एकदम रुक जाना, पेशाब में खून आना और पेशाब में जलन महसूस होना। तो ये सिंपल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि 50 साल के बाद कई मर्दों को फील होते हैं। कुछ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ के लिए ये कंडीशन ऊपर नीचे वेरी करती है। तो अब इस कंडीशन के लिए उपचार के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट है? तो आइडियली ये एक यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि यूरोलॉजी पेशाब के रास्ते की कंडीशन है और यूरोलॉजिस्ट ही बेस्ट डॉक्टर है इसे ट्रीट करने के लिए। बट जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पे एक यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो जो नेक्स्ट जनरल फिजिशियन है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दवाइयाँ बहुत सरल हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट किस किस तह पे कैसे करी जा सकती है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें आपके साइन एंड सिम्टम्स का एक डिटेल्ड समरी चाहिए होती है, आपकी एग्जामिनेशन चाहिए होती है और साथ में कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं, जिनमें से एक यूरिन का टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड है और एक पेशाब की धार का चेक है जिसे कि यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। यूरोफ्लोमेट्री हमें असल में एक ऑब्जेक्टिव या एक असल रिज़ल्ट बताता है कि आपकी पेशाब की धार कितनी कम हुई है और कितनी अच्छी है, और वो हमें एक बेंचमार्क देता है, एक रिज़ल्ट देता है जिसके के ऊपर या नीचे हम दवाई शुरू कर सकते हैं। आम तौर पे यदि पेशाब की धार 12 ml पर सेकंड से कम है तो हम आपको दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। ये दवाइयाँ बहुत सालों से चल रही हैं, बहुत टाइम टेस्टेड हैं और लाइफ लॉन्ग ली जा सकती हैं। इनका बहुत ही बेयरली आजकल कोई साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही वेल टॉलरेटेड हैं। किसी भी और बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि कोई भी प्रिकॉशन इन दवाइयों के साथ है, जैसे कि टैमसुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन या साइलुडोसिन, बहुत ब्रांड नेम्स के साथ आती है, यूरिमैक्स, टैमसुलिन, साइलुडाल, रैपिलिस या अगर एल्फ्यूसिन, तो इनका एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि यदि आप उठेंगे तो थोड़े चक्कर आ सकते हैं, बट ये ग्रेजुअली शरीर इसका आदी हो जाता है। तो बस एक ही ध्यान में रखना पड़ता है दवाई लेते हुए कि यदि लेट के उठें या उठ के बैठें तो चक्कर से थोड़ा बच के रहें। पुरानी ज़माने की दवाइयाँ यानी कि 40 साल पहले, 50 साल पहले में साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता था, बट आजकल की नई दवाइयों में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इन दवाइयों का कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ दवाइयाँ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ज़्यादा करती हैं, यानी सेक्स के टाइम वीर्य ब्लैडर में चला जाता है, बट फिर भी इरेक्शन, ऑर्गेज़म या इजैकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं करती। तो क्या ये दवाई हम लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और आज की ट्रीटमेंट का इंडिकेशन लाइफ लॉन्ग ही है यदि आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं और आप दवा अच्छे से टॉलरेट कर रहे हैं। सर्जरी करने का स्तर बहुत कम हो गया है। आजकल सर्जरी केवल 10 से 5% पेशेंट्स में ही करी जाती है जिनको सर्जरी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है, यानी कि सर्जरी के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं रहा है।
तो ऐसे सर्जरी के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? यदि दवाई काम नहीं कर रही या दवाई टॉलरेट नहीं कर पा रहे या दवाई से जो एक्सपेक्टेड आउटकम था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो नहीं मिल पा रहा। नंबर 2, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब रुक रहा है, दवाई से पेशाब इतना ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा कि हम इन्फेक्शन बचा पाएँ, प्रोस्टेट में पस बनने का चांस आ गया है, प्रोस्टेट में माइक्रो पॉकेट्स हैं, छोटी छोटी जगह पस बन गई है, तो एक इंडिकेशन है। यदि प्रोस्टेट में से खून आ रहा है और वो किसी और कारणवश नहीं आ रहा, केवल बड़े हुए प्रोस्टेट की वजह से आ रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है। या पेशाब बार बार रुक रहा है, रिकरेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन, या इस रुके हुए पेशाब के कारण किडनी पे प्रभाव पड़ रहा है, किडनी पे भी असर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, सर्जरी सभी में इंडिकेटेड नहीं होती, कुछ कंडीशंस में मैंडेटरी होती है, कुछ कंडीशंस में पेशेंट हमें बताता है कि हाँ, हमें ये सर्जरी चाहिए ही चाहिए। तो ट्रीटमेंट या सर्जरी का इंडिकेशन साइज से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि 20 या 30 ग्राम का प्रोस्टेट भी इतना तंग करे कि सर्जरी की ज़रूरत हो, और 100 या 150 ग्राम का भी प्रोस्टेट लाइफ लॉन्ग तंग ना करे। तो जानेंगे कि सर्जरी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। कोई भी सर्जरी पीपीएच के लिए या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए चीरे के द्वारा नहीं होती। यूजुअली ये दूरबीन के द्वारा होती है, पेशाब के रास्ते के द्वारा होती है। इनमें से सबसे कॉमन जो होती है उसे TURP बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसके बाद बाइपोलर TURP, वो एक करंट का एक दूसरा तरीका है देने का, उससे हम बड़े प्रोस्टेट आराम से ट्रीट कर सकते हैं और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं सर्जरी के बाद। हॉल्मियम लेज़र इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट, यदि कोई खून को थिन करने की दवाइयाँ, किसी के स्टेंट बहुत ज़्यादा लगे हैं या स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स लगे हैं और प्रोस्टेट बहुत बड़ा है, तो उसमें हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हॉल्मियम लेज़र कहते हैं, और आजकल थूलमियम लेज़र भी अवेलेबल है, हॉलिप या थ्यूलिप। लास्टली, अगर प्रोस्टेट बहुत ही बड़ा है, 200 ग्राम 250 ग्राम का है, तो एक नई टेक्नोलॉजी जो कि रोबोट के द्वारा सिंपल प्रोस्टेक्टमी कहा जाता है, वो भी कर सकते हैं। तो इन सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में 1 से 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। यूजुअली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। सभी ट्रीटमेंट्स किसी टाइप के एनेस्थीसिया में दी जाती हैं, जो कि डिसाइडेड होता है पेशेंट की जनरल कंडीशन पे, पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ पे और टॉलरेंस पे। सर्जरी के बाद कैथेटर रखा जाता है। कैथेटर यानी कि पेशाब के रास्ते की पाइप, वो लगभग 3 से 5 दिन रखी जाती है। लंबी भी रखी जानी पड़ सकती है यदि अंदर इन्फेक्शन या पस हो या कोई और प्रॉब्लम हो। कैथेटर या पेशाब की नली निकालने के बाद पेशेंट स्वतः ही यूजुअली यूरिन पास करते हैं, ठीक से पास करते हैं, बट इनिशियली कुछ शंका हो सकती है बार बार यूरिन जाने की या जलन की। वो ग्रेजुअली ओवर द मंथ कहीं 15 से 30 दिन में ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये ऑप्शंस थे हमारे BPH को ट्रीटमेंट के। पहला दवाइयाँ, दूसरा सर्जरी की इंडिकेशंस और सर्जरी के आउटकम्स और एक्सपेक्टेशंस। मैं बार बार कहूँगा, ये बहुत कॉमन बीमारी है और इस बीमारी में साइज़ का कोई सर्जरी या ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं होता है। पहले दवाइयाँ नहीं काम करी, सर्जरी। थैंक यू दोस्तों फॉर कनेक्टिंग टू अस। कुछ भी आपकी शंकाएं हों, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। विल ट्राई टू गेट बैक टू यू।